अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस की डेफिनेशन आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली। न्यूक्लियर रिएक्शंस सिर्फ स्पॉन्टेनियस ही नहीं होते, जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके, अल्फा या बीटा। सिर्फ यही न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस वो भी हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, यानी वो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस ही हैं जिनमें के एक न्यूक्लियस पे दूसरा न्यूक्लियस बम्बार्ड करके आप कोई तीसरा प्रोडक्ट या डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट कर सकें। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि आपके पास नाइट्रोजन का एक न्यूक्लियस था, उस पर आप हीलियम का न्यूक्लियस यानी एक अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहे थे, जैसे कि एक प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 17 एटॉमिक मास वाला न्यूक्लियस आपके पास आ रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं कि जिनमें एक न्यूक्लियस पे कुछ दूसरे पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट से प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें हमारे जो रिएक्टेंट न्यूक्लियस हैं वो किसी प्रोडक्ट न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि जो हमने प्रीवियस क्लास में न्यूक्लियर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाया था, क्या वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकता है या नहीं। अगर वो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो सकता है तो क्या वो स्पॉन्टेनियस होगा, क्या वो रिएक्शन खुद ब खुद हो सकता है, क्या उसके लिए भी किसी एनर्जी की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी ताकीर के चलिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ और देखिए इस रिएक्शन को जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में होता हुआ स्टूडेंट्स। और फिर हम आज के इस क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि आखिर न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जेम्स चैडविक ने कैसे एक खास न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसीड करवाया और फिर उस न्यूट्रॉन की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जेम्स चैडविक ने। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर की तरफ चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर पुरानी बात को थोड़ा सा रिकॉल कर लें। वहाँ पर हुआ क्या हमारे पास इस रिएक्शन में, हमने हीलियम को फॉल किया था नाइट्रोजन पे। हीलियम जब निकल रहा है एक पोलोनियम के सोर्स से तो निकल रहा है विद द एनर्जी ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। जब डियर स्टूडेंट्स इस हाई एनर्जी के साथ निकलेगा, नाइट्रोजन पे जाके टकराएगा, तो इसकी एनर्जी चूंकि रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा है जो कि 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। जब होगा तो आपके पास ऑक्सीजन और प्रोटॉन बनेगा। ऑक्सीजन और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बाकी बची हुई एनर्जी होगी, यानी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए खर्च हो जाएगी और जो बाकी बचेगी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की या प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे सामने आएगी। स्टूडेंट्स, ये तो वो बात थी जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में की थी, जो हमने कहा था कि दो रूल्स ओबे होने चाहिए। एक रूल्स कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहनी चाहिए, रेस्ट मास एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन सेम होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अब इस रिएक्शन को जरा रिवर्स डायरेक्शन में सोचें। क्या ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल है। मैंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन उस सूरत में पॉसिबल हो सकता है जब दो रूल्स ओबे हो रहे हो। रूल नंबर 1, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होनी चाहिए। रूल नंबर 2, रेस्ट मास एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में कैसे पॉसिबल होगा। स्टूडेंट्स, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाने के लिए आपने हीलियम के ज़रिए एनर्जी दी थी। हीलियम आ रहा था एनर्जी ग्रेटर देन 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो रिएक्शन फिजिबल हो गया। अब उल्टा सोचिए। सो रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऑक्सीजन का 17 वाला आइसोटॉप आ जाए, उसे अगर आप प्रोटॉन के पास ले जाएं तो डियर स्टूडेंट्स, एक खास हद से ज़्यादा करीब ले जाने के बाद ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल बना देगा। डियर स्टूडेंट्स, इस बार क्या होगा, गौर से देखिए।
ऑक्सीजन अगर प्रोटॉन के करीब एक ख़ास हद से ज़्यादा आ जाए तो ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल बना देगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अब ये साइड रिएक्टेंट्स हो जाएगी और ये साइड प्रोडक्ट्स कहलाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या रिक्वायरमेंट्स, अब ये रिएक्शन कैसे होगा? इस रिएक्शन में अब रिएक्टेंट्स हैवी हैं, क्योंकि आप मास तो कैलकुलेट कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि पहले प्रोडक्ट्स थे किसके इक्वल था? 18.0069 एटॉमिक मास यूनिट। और जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अब ये प्रोडक्ट्स पहले रिएक्टेंट्स थे, इनका मास क्या है डियर स्टूडेंट्स? 1.0057 एटॉमिक मास यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स अब बात काबिल गौर है, अब इस रिएक्शन के लिए हमारे रिएक्टेंट्स हैवी हैं, प्रोडक्ट्स लाइटर है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? कितना डिफरेंस है मास का? स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ मास यहाँ पर भी 0.0012 एटॉमिक मास यूनिट है, यानी एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि इस बार जब प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो जो नाइट्रोजन और हीलियम प्रोड्यूस होंगे, इन नाइट्रोजन और हीलियम की काइनेटिक एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी कि बड़े आराम से ऑक्सीजन एक प्रोटॉन के साथ मिल तो जाएगा, लेकिन मिलने के बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होगा, नाइट्रोजन और हीलियम प्रोड्यूस होगी, तो इन प्रोडक्ट्स की जो कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी होगी, कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी होगी डियर स्टूडेंट्स, वो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट होगी। यानी कि जो अब मास है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि पहले काइनेटिक एनर्जी अल्फा की कन्वर्ट हुई थी मास में, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैवियर थे, लेकिन अब क्योंकि रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब क्या होगा? अब डियर स्टूडेंट्स मास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यस, ये डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो सकता है, आपने देख लिया। स्टूडेंट्स अब ये सवाल पैदा होता है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी कि ये जो रदरफोर्ड का 1918 में किया जाने वाला रिएक्शन है, ये रेडियो एक्टिविटी में बहुत सारे बाब खोल देता है, बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। इसने रिसर्च के लिए एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। स्टूडेंट्स 1918 के बाद डिफरेंट रिसर्चर्स ने, डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट न्यूक्लियाइज को डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड करना शुरू किया, अल्फा के साथ, कभी बीटा के साथ, ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट्स किस नेचर के बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स वक्त गुजरता गया और फिर 1932 में एक अजीब बात हुई। 1932 में क्या होता है, चले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स इन 1932 जेम्स चैडविक नामी शख्स ने एक अजीब सा रिएक्शन ऑब्जर्व किया। उसने क्या ऑब्जर्व किया डियर स्टूडेंट्स? उसने ये देखा कि अगर अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पे फॉल करवाया जाए, चलिए करके देखते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम 42++, अगर ये बेरिलियम Be94, तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है? ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में, कार्बन 12(6). स्टूडेंट्स जरा रुक जाइए यहाँ पर, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से प्रोसीड करता। जेम्स चैडविक थोड़ा सा इस रिएक्शन को देखने के बाद चौंक गया। यहाँ पर अब हमारे पास ये साइड है रिएक्टेंट्स की और ये साइड है प्रोडक्ट की। वो चौंका इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स की तादाद सेम नहीं है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक मास 9 है। तो अगर मैं यहाँ पे एटॉमिक मास लिखूं आपके सामने टोटल रिएक्टेंट्स के लिए, तो 4+9 दैट इज 13, और प्रोडक्ट्स में अगर मैं एटॉमिक
mass लिखूं तो डियर स्टूडेंट्स वो सिर्फ 12 है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास बैलेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ कमी है। शुरू में शायद जेम्स चैडविक ये समझा कि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अगर ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता तो ये अच्छी खासी एनर्जी थी, एनर्जी को लिबरेट होना चाहिए था, एमिट होना चाहिए था, लेकिन साथ कोई एनर्जी भी एमिट नहीं हुई। तो इसने इस जेम्स चैडविक को मजीद तशवीश में डाल दिया कि आखिर कैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन फिजिबल भी है, यानी हो भी गया है, हीलियम को बम्बार्ड किया बेरिलियम पे तो कार्बन बना, और कार्बन बन भी गया, लेकिन वो जो पहले 2 रूल्स रदरफोर्ड ने हमें बताए थे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, वो फुलफिल भी नहीं हो रहे। वो 2 रूल्स क्या थे डियर स्टूडेंट्स? पहला रूल ये था कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की तादाद यानी एटॉमिक मास में मौजूद न्यूक्लियॉन्स की तादाद बराबर होनी चाहिए दोनों साइड्स पर, और दूसरा रूल ये था कि रेस्ट मास एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो रेस्ट मास एनर्जी अगर इस रिएक्शन को देखी जाए तो बराबर नहीं आ सकती, क्योंकि एनर्जी लिबरेट होनी चाहिए। यहाँ पे एटॉमिक मास ग्रेटर है, यहाँ पे एटॉमिक मास कम है, इसका मतलब है कुछ एनर्जी निकलनी चाहिए, कुछ मास कन्वर्ट होना चाहिए एनर्जी में, लेकिन नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स उसने फिर क्या किया, उसने कहा कि यकीनन यहाँ पर कोई ऐसा पार्टिकल बन रहा है जिसे मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। स्टूडेंट्स फिजिक्स में चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, और उसकी डिफ्लेक्शन इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल है जो चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी न्यूट्रल पार्टिकल को रखते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने तो कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं होना, वो तो स्ट्रेट चला जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स इसीलिए उसने कहा कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है जो जनरेट तो जरूर हो रहा है मगर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो अब उसके लिए परेशानी पैदा हो गई कि इस पार्टिकल को जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स उसने एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक का इस्तेमाल किया इस पैदा होने वाले पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। उसने क्या किया डियर स्टूडेंट्स? पोलोनियम का सोर्स लिया जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा था। सो यहाँ पे जो पोलोनियम का सोर्स लिया गया वो पोलोनियम 210 था, 21084। इस पोलोनियम के सोर्स में से डियर स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स निकले, इसने आगे रखा बेरिलियम। बेरिलियम में ज़ाहिर है अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे, बेरिलियम के साथ मिलेंगे, तो बेरिलियम के अल्फा पार्टिकल्स के मिलने के साथ प्रोड्यूस होगा कार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अब रिएक्टेंट्स मिल के प्रोड्यूस हुआ डियर स्टूडेंट्स कार्बन का न्यूक्लियस। तो यकीनन यहाँ पर कार्बन के न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स कार्बन के न्यूक्लियाई तो फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन 12 तो बनता जा रहा है, यहाँ पर सारे के सारे कार्बन 12 है, लेकिन एक ऐसी चीज भी प्रोड्यूस हो रही है जो डिटेक्ट नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि लेट्स से वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स अनडिटेक्टेबल जो निकल रहे हैं यहाँ से मगर डिटेक्ट नहीं हो पा रहे। अब डियर स्टूडेंट्स जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि जेम्स चैडविक ने डिटेक्ट करने के लिए उन्हें बहुत ही खूबसूरत टेक्निक इस्तेमाल की। उसने इन्हें डिटेक्ट करने के लिए सामने पैराफिन्स की लेयर रख दी। अब पैराफिन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? पैराफिन्स एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो यहाँ पर उसने पैराफिन रख दिए। अब पैराफिन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट डज इट मीन डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है जैसे कि अगर आप मीथेन को देखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद ये है कि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन शामिल है। अगर आप डियर स्टूडेंट्स 2 कार्बन वाले पैराफिन को देख लें जैसे कि ईथेन, इसमें भी मैक्सिमम तादाद में हाइड्रोजन शामिल है। स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दे तो वो प्रोटॉन कहलाता है। अब हुआ क्या, ये पार्टिकल्स जाके जब पैराफिन को टकराते हैं तो ये पार्टिकल्स पैराफिन में कहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पैराफिन में से निकलते हैं कुछ नए किस्म के पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स का चार्ज पॉजिटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर जेम्स चैडविक ने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी। इसने कहा कि यस, इस कार्बन के साथ एक पार्टिकल और प्रोड्यूस हो रहा है।
इस पार्टिकल को जब मैंने पैराफिन पे बम्बार्ड किया तो डियर स्टूडेंट्स पैराफिन में से प्रोटॉन्स निकलना शुरू हो गए। ये जो एमिट हो रहे हैं दीज आर द प्रोटॉन्स। उसने एक्सप्लेन किया कि प्रोटॉन्स क्यों निकल रहे हैं। उसने कहा कि पैराफिन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि कार्बन के साथ ढेर सारी हाइड्रोजन्स ने बॉन्ड किया हुआ है। अब पीछे से एक ऐसा पार्टिकल आ रहा है जो तकरीबन प्रोटॉन ही के मास जितना है, यानी कि द मास ऑफ दिस पार्टिकल जो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसका मास प्रोटॉन ही के मास जितना है। जब ये आकर हाइड्रोजन के साथ टकराता है तो इलास्टिक कलाइन की वजह से अपनी एनर्जी इस हाइड्रोजन को इस प्रोटॉन को दे देता है, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स अब ये प्रोटॉन निकल पड़ता है, मूव करना शुरू कर देता है। मोमेंटम चूंकि कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, जब ये पार्टिकल इस प्रोटॉन को टकराएगा तो ये प्रोटॉन आगे की तरफ निकल पड़ेगा और ये प्रोटॉन डिटेक्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और ये पार्टिकल इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। तो जेम्स चैडविक ये कहता है कि असल में इस पार्टिकल का मास न्यूट्रॉन के मास के कंपेरेबल है, और डियर स्टूडेंट्स ये चार्ज भी नहीं रखता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिटेक्ट भी नहीं हो रहा। तो फिर उसने कहा कि ये पार्टिकल और कोई नहीं, ये पार्टिकल न्यूट्रॉन है, जिसे N10 इस तरह से इस नोटेशन के थ्रू लिखा जा सकता है। तो यही वो मौका था, यही वो वक्त था जब जेम्स चैडविक ने डियर स्टूडेंट्स बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट से न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो फिर अगर आप इस रिएक्शन को आप सही तरह से लिखें तो कैसे लिखेंगे, हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल व्हेन बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम। तो अब रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगा, कार्बन 12 तो प्रोड्यूस होगा ही, साथ डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स भी फॉर्म कर जाएंगे। यही न्यूट्रॉन्स डिटेक्ट करने के लिए उसने पैराफिन्स का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे एग्जाम के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया करता है डियर स्टूडेंट्स, हाउ न्यूट्रॉन्स आर डिटेक्टेड। डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। यहाँ ये सवाल भी पूछा जा सकता है, हाउ जेम्स चैडविक डिटेक्टेड द न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी किताब के पेज नंबर 240 पे इसका जवाब पहले पैराग्राफ में दिया गया कि जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पर फॉल करवाया, तो दिस इज बेरिलियम पर फॉल करवाया तो कार्बन तो प्रोड्यूस हुआ, मगर जो निकलने वाले पार्टिकल्स थे वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे थे। उसने निकलने वाले पार्टिकल्स को फिर पैराफिन्स पे फॉल करवाया, पैराफिन्स पे वो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हुए और प्रोटॉन्स एमिट होना शुरू हो गए। जस्टिफिकेशन ये थी कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनका मास तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, कंपेरेबल है, और इलास्टिक कलाइन होने की वजह से ये पैराफिन्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अपनी एनर्जी प्रोटॉन्स को देकर प्रोटॉन्स को पैराफिन से एक्सपेल करवा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारा प्रोसेस अब आपको समझ में आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत सिंपल से सवालात थे। अब जो सवालात फर्दर इस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं वो ये भी है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। फिर ये सवाल भी पूछा जा सकता है, व्हेन डिड द जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन in 1932। डियर स्टूडेंट्स अब ये जेम्स चैडविक की जो डिस्कवरी है ये किसके बताए हुए पैटर्न पर हुई, ये रदरफोर्ड के बताए हुए पैटर्न पे हुई। 1918 में रदरफोर्ड ने जो रिएक्शन किया था उसने इस मिसकॉन्सेप्शन को ख़त्म किया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस सिर्फ खुद ब खुद हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाए भी जा सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो रिएक्शन करवाया उसी रिएक्शन से 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उम्मीद करता हूं तमाम पॉइंट्स आप समझ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात करूंगा आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।